आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के दौरान परभनी और बीड़ में झड़पों पर ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन का हंगामा। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए पहुंचे नागपुर। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने कोऑपरेटिव मिल्स तक एनसीडीसी फंड न पहुंचने का मामला लोकसभा में उठाया। मराठा रिजर्वेशन के जहदकार मनोज जारंगे ने 25 जनवरी से गैर मुअय्यना भूख हड़ताल करने का किया ऐलान। मुंबई के माहिम दरगाह में उर्स तकारीब का आगाज, कसीर तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। और खबरें तफसील से। नागपुर में जारी महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के दौरान परभनी और बीड़ में झड़पों पर ऐवान के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। आज परभनी के मसले पर ऐवान में बहस हुई, जिसमें महाविकास अघाड़ी के अरकान ने परभनी और बीड़ में हुए तशद्दुद के वाकयात के लिए हुकूमत और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अपोजिशन जमात के अरकान ऐवान के बाहर भी एहतजाज करते नजर आए। आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये एक भयानक गोष्ट अध्यक्ष महोदय झाली। संतोष देशमुख नावाचा एक सरपंच दिवसा ढवळ्या त्याचा खून करण्यात आला अध्यक्ष महोदय, आणि अजूनपर्यंत त्याच्या मागचा जो मास्टर माइंड आहे तो सापडलेला नाही अध्यक्ष महोदय। वारंवार एक सदस्य म्हणून ह्याच्या तक्रारी मी करतोय। त्याचं नाव वाल्मिक कराडे अध्यक्ष महोदय। हा असा व्यक्ती आहे, एक 2 मिनिटं सगळे बसून घ्या। बोलतायत सदस्य बोलतायत, बसून घ्या। बोला मुख्यमंत्री साहेब, बोला मुख्यमंत्री साहेब, माझी विनंती आहे आपल्याला की अशा ज्या क्रिमिनल माणसं आहेत, एक आमदार म्हणून आपल्याला एक बॉडीगार्ड भेटतो आणि एक क्रिमिनल माणसाला 2-2 बॉडीगार्ड कशी काय भेटतात, हा माझा विषय आहे अध्यक्ष महोदय। आणि त्याला ज्या गुन्ह्यामध्ये टाकले अध्यक्ष महोदय, खंडणीच्या गुन्ह्यामध्ये टाकले अध्यक्ष महोदय। खंडणीचा जो 302 मध्ये जे कट रचलेलं होतं अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये अजून सुद्धा हा वाल्मिक कराड नावाचा व्यक्ती त्याच्यामध्ये घेतलेला नाही अध्यक्ष महोदय। वारंवार मी हा खून झाल्यापासून मी वारंवार बोलतोय की जर या तिथं जे गुन्हेगार सापडले त्यांचे जर कॉल रेकॉर्ड आणि वाल्मिक कराडचे कॉल रेकॉर्ड जर सापडले अध्यक्ष महोदय। हा प्रश्न हा माझ्या मतदारसंघातल्या मसाजोग या गावाबद्दल आहे। संतोष देशमुख हे 2 वेळा सरपंच म्हणून। एक मिनिट। क्षीरसागरजींनी जो मुद्दा उपस्थित केला आता अध्यक्ष महाराज औचित्याच्या माध्यमातून दिला, पण त्यांनी गंभीर बाब आताच्या याच्यामध्ये झालेली घटना त्यांनी सांगितलेली आहे। जुनी घटना नाही अध्यक्ष महाराज। हा वाल्मिकी कराड नावाचा जो गुंड माणूस आहे तो अध्यक्ष महाराज, आणि परभणीची घटना आपल्याला नाही बोलू द्यायचं अध्यक्ष महाराज, आपला अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज, पण आम्ही परभणी आणि बीडच्या घटनेचा निषेध करून सरकार त्याला गंभीर नाही म्हणून आम्ही बायकॉट करतो अध्यक्ष महाराज। नमिता मुंदडा। अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रकरण झालं हे माझ्या मतदारसंघातलं प्रकरण आहे। बीड जिल्ह्यामध्ये केज मतदारसंघामधल्या मसाजोग गावाचा 2 वेळा सरपंच हा संतोष देशमुख होता। त्यांनी खूप चांगलं काम केलं, एकदम चांगला व्यक्ती होता, आणि त्याला म्हणजे लोकप्रतिनिधी असून त्याला नॅशनल हायवेवरती शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए आज नागपुर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अभी तक ये वाजह नहीं है कि मुलाकात का मकसद क्या है। गौरतलब है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सख्त नजर आए
अब ये मुलाकात इस तलखी को दूर करने के लिए है या किसी और वजह से ये वाज़ेह नहीं है। महाराष्ट्र की नौतश्कील शुदा हुकूमत में शामिल न किए जाने पर चंद महायुति रहनुमाओं की नाराजगी की खबरों पर शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें हुकूमत चलाने दें, मालूम पड़ेगा। उद्धव ने कहा कि जो कुछ वो मेरे बारे में कहते थे अब ये सब के सामने आ रहा है। छगन भुजबल इस सिलसिले में मुझसे राब्ते में नहीं है। अभी सरकार चलाने दे, उनको पता चलेगा। मेरे बारे में जो कुछ कहा करते थे अब वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं सबके सामने आपके माध्यम से आ रहा है, तो आने दो। भुजबल जी, जैसे मैंने कहा कि इस विषय पर तो संपर्क में नहीं है, लेकिन वो मेरे संपर्क में हमेशा रहते हैं। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार बोलिया। धन्यवाद। एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने लोकसभा में ये मामला उठाया कि एनसीडीसी फंड को ऑपरेटिव मिल्स तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके जवाब में वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और मुस्तहिकीन तक फंड मुहैया कराए जाएंगे। सर, पेज 8 और 9 में जो रिप्लाई सर ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि एनसीडीसी का जो फंड आता है वो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को भी दिया जाता है। उन्होंने रिप्लाई में कहा है ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल्स महाराष्ट्र में भी है जहां एनसीडीसी से पैसा महाराष्ट्र ज़रूर जाता है, सरकार महाराष्ट्र केंद्र सरकार भेज देती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या कोई भी स्टेट सरकार को अधिकार होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा, जैसे राव साहेब गोडगंगा कारखाना हो या राजगढ़ शुगर फैक्ट्री हो, इनको यहाँ से पैसा अप्रूव होके गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने वो आगे दिया नहीं है। तो इस मामले में क्या ये सरकार करेगी, क्योंकि फिर उनको कोर्ट जाना पड़ता है। तो केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन डिस्बर्समेंट सरकार महाराष्ट्र की या कोई भी स्टेट नहीं दे रही है। इस पर क्या एक्शन लेंगे ये सरकार? उनके रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा है, पेज 8 एंड पेज 9। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीडीसी के माध्यम से दो तरह यहाँ पे अर्थ सहायता दी जाती है चीनी मिलों के लिए। एक तो सीधे एनसीडीसी के माध्यम से भी हम दे सकते हैं, और दूसरा है कि राज्य सरकार जिसकी गारंटी देती है, ऐसे कुछ चीनी मिलों को हम राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे अनुदान देते हैं, सहायता करते हैं। और माननीय सदस्य ने जो यहाँ पे शंका व्यक्त की है, कि मुद्दा रखा है, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार को ये यहाँ से मदद करते हैं। वो राज्य सरकार की नीति होती है, उनके पास जो प्रस्ताव आते हैं उनको वो देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है कि अगर हमने यहाँ पे मान्यता दिया और वहाँ पे नहीं मिला, तो बिल्कुल उसकी जांच होगी, बिल्कुल उसके लिए सहायता होगी। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तक पूरे महाराष्ट्र में सभी चीनी मिलों के लिए तकरीबन 400 करोड़ के 4,000 करोड़ के ऊपर सहायता दी गई है। इसमें से कोई पार्टी, कोई दल देखा नहीं जाता। ये चीनी मिलों के लिए सहायता देने की भूमिका है। यहाँ पे महाराष्ट्र में तो सहकारिता बहुत बड़ी है, तकरीबन 60-70% जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है। तो सहकारिता से समृद्धि, ये जो मंत्र हमने परिकल्पना से आगे चले, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, लेकिन इसके आगे जाके हर किसी को मदद करना, सहायता करना, ये हमारी भूमिका है। मैं बिल्कुल इसका विचार करूँ। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एनसीपी एससीपी ने इसके नफाज को मनसूख करने पर जोर दिया। पार्टी लीडर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने में 3 महीने लगते हैं। जब तमाम इंतखाबात एक साथ हों तो वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारतातील फेडरल स्ट्रक्चर जे आहे, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी पहिली सिस्टीम निर्माण होईल। राज्यांचं जे स्वत्व आहे, राज्यांचे जे अधिकार आहेत, त्यांना सगळ्याला या माध्यमातून कात्री लावून केंद्र हे सर्वस्वी पूर्ण अधिकारात आलेलं व्यवस्था असेल आणि त्याचवेळी राज्यातली व्यवस्था संपुष्टात येईल। या राज्यामध्ये 3 सब्जेक्ट आहेत, कन्करंट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट आणि एक स्टेट लिस्ट। त्यामुळे ह्या तिन्ही लिस्टचा अंत होऊन एकच सेंट्रल लिस्ट राहील
कन्करंट आणि स्टेट लिस्ट राहणार नाही. या सगळ्याचा विचार केल्यानंतर एक लक्षात येतं की या देशातली जी सामुदायिक जबाबदारी आहे, राज्य आणि केंद्र शासन मिळून हा देश चालवण्याची जी प्रथा आहे त्याला कायमचा हरताळ फाटला जाईल. याच्यावर वेगवेगळे कमिशन्स बसलेले आहेत, सरकारी या कमिशन बसलेलं आहे. गेल्या 70 वर्षात अनेक परीक्षा याच्यातनं होत गेल्या आणि त्याच्यातनं ह्या सिस्टीम सुधारत आलेल्या आहेत. या सिस्टीमला कायमचं काळं फासण्याचं काम हे केंद्र सरकार करू इच्छित आहे. एक अधिकारशाही या देशात आणायची असेल तर एकमेव पर्याय आहे ते म्हणजे एक वन नेशन वन इलेक्शन. ज्या देशामध्ये तुम्हाला 3 महिने लागतात लोकसभेचं इलेक्शन घ्यायला, 3 महिने. मागचे इलेक्शन 7 टप्प्यामध्ये घेण्यात आलं. 7 टप्पे म्हणजे तुम्ही एका देशामध्ये इलेक्शन नाही करू शकत एका दिवसात. तिथे तुम्ही एका दिवसामध्ये राज्याचं देशाचं सगळे इलेक्शन एका ह्याच्यात करणार. म्हणजे तुम्ही लोकांना मूर्ख समजता का देश मूर्खांचा असं तुम्हाला आता वाटायला लागलंय. आणि म्हणून आज तुम्हाला बहुमतही सिद्ध करताना आलं. खरं तर तसं बघायला गेलं तर नैतिक पराभव आहे. आज 263 मतं मिळाली आहेत. याचा अर्थ एक तर नितीश कुमारनी तरी मतं दिलेली नाहीत, नाही तर नायडूंनी तरी मतं. वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के वजीर उद्धव सामंत ने कहा कि यह मुल्क के लिए अच्छा होगा. इसे नाफिज करने का पीएम मोदी का अज़्म था. हम इसके साथ हैं. नहीं, ये तो मेरे ख्याल से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की कमिटमेंट थी देशवासियों को कि एक सिमिलरली वन नेशन वन इलेक्शन किया तो देश के लिए भी अच्छा है. कमिटमेंट थी, वो पूरा करने जा रहे हैं. हम उनके साथ हैं. नहीं, भुजबल साहब के बारे में मुझको मालूम नहीं, लेकिन हमारे पार्टी की जो ज्येष्ठ नेता सावंत साहब है, विजय शिवतरे साहब है, उनसे हम बात करेंगे. हमारे जो सहकारी लोग हैं उनसे मैं खुद बात कर रहा हूँ. हमारे सब मंत्रीगण बात कर रहे हैं. और जो हमारे मंत्रीगण हैं वो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम ही मंत्री बन गए. हमारे जो 60 सहकारी है वो भी हमारे साथ मंत्री है. उनको साथ लेके हम काम करेंगे. उनका भी हम. समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तबसरा करते हुए कहा कि यह सही मकसद से नहीं लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर तफसीली बहस की ज़रूरत है. उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर भी तनकीद की. नहीं, देखिए ये डिस्कशन का सवाल है. ऐसा है कि सामने तो दिखता है कि हाँ भाई जो खर्च कम होगा, टाइम कम लगेगा, हो जाएगा, परंतु बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कशन में आएंगी. डेमोक्रेसी को खतरा है. अगर इलेक्शन हो गया एक बार और फिर सरकारें कहीं गिर गई, कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, ये डिस्कशन का मैटर है. समाजवादी पार्टी लीडर श्री अखिलेश जी इस पर डिस्कस करेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खतरा सामने तो ये दिखता है. और जो लोग ला रहे हैं ना उनकी नीयत सही नहीं है. वो तो देश को जो है ना अपने कब्जे में करना चाहते हैं, साम्राज्यता बढ़ा रहे हैं. इसके पीछे कुछ राज होगा. जब डिस्कशन होगा तो सामने बात आएगी. देश को बर्बादी की तरफ लाए, देश को इतना खर्च कर दिया, किसने लाया? 2014 तक देश पे कर्ज कितना था? 3 गुना कर्ज बढ़ गया है. तो ये लोग जो कहते हैं देश का पैसा बचेगा, वही तो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं. महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन ये लोग कभी भी बुलाते नहीं हमारे को, हमसे कभी डिस्कस नहीं करते, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में बात नहीं करते. इसलिए हमने ये तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन. अरे भाई नाराज तो रहेंगे ना. छगन भुजबल साहब का एक जमाने से वो सत्ता में रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं और जो है श्री अजीत दादा के साथ में अगली लाइन में बैठने वाले थे. अब उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो स्वाभाविक है उनको नाराजगी तरह होगी. और जिनके जो पहले मंत्री थे और चीफ मिनिस्टर के साथ एकदम नाक के बाल की तरह थे, अगर उनको एक साथ निकाल दिया जाएगा तो नाराजगी थोड़ा जरूर होगी. सीनियर एनसीपी लीडर छगन भुजबल, जो महाराष्ट्र की नई महायुति हुकूमत में शामिल न होने पर मायूस हैं, ने दावा किया कि उन्हें 8 दिन पहले राज्यसभा की नशिस्त की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया. नासिक जिले के येवला से ताल्लुक़ रखने वाले कानून साज भुजबल ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा सीट की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये उनके असेंबली हल्के के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ होगा, जिसे उन्होंने गुज़श्ता माह रियासती इंतखाबात में जीता था. भुजबल ने कहा कि रियासती काबीना में शमूलियत न मिलने के बाद उन्होंने एनसीपी के सरबराह और नायब वज़ीर आला अजित पवार से बात नहीं की. उधर बारामती में ओबीसी कम्युनिटी के मेंबरान ने नायब वज़ीर आला अजित पवार की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने एनसीपी लीडर छगन भुजबल को महाराष्ट्र काबीना में शामिल न करने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया. मराठा रिजर्वेशन के लिए तहरीक चलाने वाले कारकुन मनोज जारंगे ने ऐलान किया कि वो 25 जनवरी 2025 को मराठा बरादरी के मुतालबात बशमूल ओबीसी ज़ुमरे के तहत मुलाजिमतों और तालीम में रिजर्वेशन के लिए दबाव डालने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू करेंगे. जालना के अंतरवाली सारथी गांव में मीडिया से खिताब करते हुए जारंगे ने मराठा बरादरी के लोगों से एहतजाज के मकाम पर बड़ी तादाद में जमा होने की अपील की.
25 जानेवारी 2025 पासून स्थगित केलेलं अंतरवालीतलं आमरण उपोषण आम्ही पुन्हा 25 जानेवारीला सुरू करतोय. कारण 1 वर्ष झालं हे सगळे सोयऱ्याच्या अंमलबजावणीचा विषय, सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा विषय, गॅजेटचा विषय, केसेसचा विषय सरकारनं जाणून बुजून मराठ्यांशी धोका केला आणि मराठ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही. त्यामुळे 25 जानेवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषणाला मी बसतोय. एवढ्या ताकदीनं 25 जानेवारी 2025ला मराठे अंतरवलीत येणार की देशात आणखीन आले नसते. राज्यातल्या घराघरातले मराठे हे आशीर्वाद पाठिंबा देण्यासाठी अंतरवलीत येणार आहे. तुफान ताकदीनं मराठी 25 जानेवारीला दिसणार आहे. इतकं मराठ्यांच्या एकजुटीचं वादळ उसळणार आहे मराठ्यांचं अंतरवलीत 25 जानेवारीला की बघणारा सरकारचे सुद्धा डोळे फाकणार आहे. एवढ्या ताकदीनं मराठा समाज अंतरवलीत आहे. शेवटी आमच्या लेकरा बाळाचा प्रश्न आहे आणि मराठा समाजाला आव्हान, एक दिवसासाठी सगळ्यांनी कामं सोडा आणि एकजूट दाखवा. सगळ्यांनी कामं सोडा. तुमच्या एक दिवस कामं सोडल्यानं आणि एकजूट दाखवल्यानं जर माझ्या राज्यातल्या मराठ्यांच्या लेकरा मुंबई में माहिम दरगाह में उर्स तकारीब का आगाज़ हो गया है। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान संदल की तकरीब, महफिल समा और ज़िक्र अस्कार किया जा रहा है। खुसूसी दुआओं का भी अहतमाम किया जा रहा है। इस दौरान सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। 100 साल से परंपरा है मुंबई पुलिस के ओर से, जब ये माहिम का दरगाह का जुलूस शुरुआत होता है उसकी पहली चादर का जो मान है वो माहिम पुलिस स्टेशन को है और उसी की तरह से आज ये पहली चादर दरगाह पे चढ़ाई जाएगी और 10 दिन का उरूस आज से शुरुआत हो रहा है। क्या लगता है सर, कितना प्राउड फील करते हैं आप लोग माहिम दरगाह को मस्जिद दरगाह मानी जाती है और तकरीबन 100 साल से मुंबई पुलिस की तरफ से पहली चादर चढ़ाई जा रही है? देखो, मखदूम शाह बाबा सूफी संत है और सूफी संतों को मानने वाला एक काफ़ी बड़ा वर्ग है जो दर्शन के लिए आएगा। जितने भी बॉम्बे में दरगाह है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई लोग जाते हैं और ये आपस में भाईचारा रखने का भी एक बड़ा साधन है। सर देखो, ये मेला 10 दिन का होता है। 10 दिन चलने वाले मेले के लिए मुंबई पुलिस की ओर से रेती बंदर और ये जो दरगाह है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया है और उसके लिए कुछ पुलिस ने गाइडलाइंस भी किया है। वो गाइडलाइंस के थ्रू अगर सब लोग चलेंगे तो किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी। सबका दर्शन और ट्रैफिक और सब चीज़। नांदेड़ में इन दिनों शदीद ठंड पड़ रही है, जिसके सबब बेघर और बेसहारा अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। ऐसे हालात में बीजेपी लीडर और समाजी कारकुन एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने इस हर साल की तरह इस साल भी कंबल तकसीम करने का मंसूबा बनाया और रोज़ाना रात गए वो अपनी टीम के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो अवामी मकामात, फुटपाथों और दीगर जगहों पर मौजूद ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँच कर उन्हें कंबल फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर दिलीप ठाकुर ने अपनी मुहिम के मकासद बयान करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि कोई भी शख्स सर्दी के सबब परेशान न हो। भारतीय जनता पार्टी नांदेड महानगर, लायन्स क्लब नांदेड सेंट्रल व अमरनाथ यात्री संघ आणि सन्मंत्र फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षी आम्ही जितकं वर्ष असेल तितक्या वर्षाचे आम्ही ब्लँकेट वाटप करत असतो। त्याचा आज शुभारंभ नांदेड भूषण संत बाबा बलविंदर सिंगजी यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि आजपासून 40 दिवस रोज मध्यरात्री आम्ही नांदेड शहरात आमची सगळी टीम सोबत घेऊन नांदेड शहरात फिरतो आणि जे लोक झोपलेले असतील त्यांनाच फक्त त्यांच्या अंगावर हे मायेची ऊब टाकण्यात येत असते। जे जागे आहेत त्यांना आम्ही देत नाही, कारण त्याचा मिस। एडवोकेट प्रवीण चौहान के खिलाफ जलगांव में दर्ज मुकदमात की जांच पड़ताल के लिए सीबीआई दिल्ली के अफसरान की एक टीम जलगांव पहुंची। ज़राए के मुताबिक सीबीआई की टीम एक हफ्ते तक यहां क़याम करेगी और अपनी जांच सरगर्मियां जारी रखेगी। एडवोकेट प्रवीण चौहान पर भाईचंद हीराचंद राय सोनी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी केस में कलीद मुलजिम सुनील जानवर को जमानत दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा जलगांव सिटी पुलिस स्टेशन में मराठा विद्या प्रसारक संस्था जलगांव के एजाजी सेक्रेटरी
नीलेश भोटे और दीगर को झूठे जुर्म में गिरफ्तार करने की साजिश का मामला भी दर्ज किया गया है। इन दोनों ही मामलों से मुताल्लिक तहकीकात के लिए सीबीआई की टीम जलगांव पहुंची है। महाराष्ट्र के साबिक डीजीपी संजय पांडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है, जिसमें उनके खिलाफ थाने में भत्ताखोरी, मुजरिमाना साजिश और जालसाजी के इल्ज़ाम में दर्ज एफआईआर को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। पांडे ने दावा किया कि ताजिर संजय की तरफ से एफआईआर सियासी इंतकाम के तहत ताखीर से दर्ज की गई थी। संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि पांडे ने 2021 में डीजीपी की हैसियत से पैसे बटोरने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें झूठे बयानात देने पर मजबूर किया। एक अहम पेशरफ्त में नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन से 70 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त शेषनाथ पांडे, सतीश मुन्मय और राहुल बच्चन के तौर पर की गई है। मुलजमीन ने मुबैना तौर पर यह बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड करने वालों को गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रकूम की मुंतकिल के लिए फराहम किए थे। बदले में उन्होंने हर लेन देन के लिए भारी कमीशन हासिल किया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के दौरान परभनी और बीड़ में झड़पों पर ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन का हंगामा। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए पहुंचे नागपुर। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कोऑपरेटिव मिलर्स तक एनसीडीसी फंड न पहुंचने का मामला लोकसभा में उठाया। मराठा रिजर्वेशन के जहदकार मनोज जारंगे ने 25 जनवरी से गैर मुअय्यना भूख हड़ताल करने का किया ऐलान। मुंबई की माहिम दरगाह में उर्स तकारीब का आगाज, कसीर तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।